आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया और कब किया? सर मैंने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स से किया और मैंने 2017 में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी बिहार से। उसके बाद आपने क्या किया? सर उसके बाद मैंने बीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया। अच्छा, तो फिर आपने कौन सा विषय लिया? मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन लिया। तो आपने तो केमिस्ट्री की पढ़ाई की, केमिस्ट्री क्यों नहीं रखा? क्या कारण था इसका? सर ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन के टाइम से ही जब मैंने इंटरनेशनल जो भी टॉपिक्स होते थे या फिर नेशनल टॉपिक्स होते थे जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड या पॉलिटिक्स से रिलेटेड या इंटरनेशनल इशू सब होते थे वो मुझे अच्छे लगते थे पढ़ने में। तो फिर बाद में मैंने जब सोचा कि अगर मुझे सिविल सेवा के एग्जाम देना है तो उसके लिए मैंने देखा ये सब्जेक्ट भी है तो मैंने सोचा इसे क्यों ना पढूं और फिर मैंने बाद में इसे ही रखा। आपका इंटरेस्ट इधर ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पर आप बहुत दिलचस्पी लेते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे यहीं से शुरू इंडस्ट्रियल रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जहाँ तक सवाल है, इन दिनों देखा जा रहा है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारा रिलेशन बहुत बीटर होता जा रहा है, जबकि हमारी नीति ऑलवेज रही है पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों की। इन दिनों गिरावट के क्या कारण आप देखते हैं? इन मोस्टली हमारे जैसे कि एक सबसे बड़ा तो है प्रॉब्लम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो आज़ादी के टाइम से चला आ रहा है वो तो जल्दी चेंज होने वाला नहीं है। जैसे कि अभी रिसेंटली देखा गया है कि नेपाल से भी हमारे जो रिलेशन है वो थोड़ा प्रॉब्लम में आ गए हैं क्योंकि नेपाल ने रिसेंटली वो अपना मैप चेंज किया है। मैप के अंदर इंडिया का 3 लोकेशन लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को ऐड करके दिखाया है। और फिर पाकिस्तान ने भी रिसेंटली एक मैप जारी किया और एक नया मैप बनाया जिसके अंदर ये लद्दाख, कश्मीर सबको दिखा दिया। देखिए, तो आपने सही कहा। नेपाल की एक छोटे सा कंट्री है। नेपाल अपने से तो कुछ कर नहीं पा रहा। ये सब जितने भी आप प्रकरण देख रहे हो तो इसमें चीन का ही हस्तक्षेप दिखाई पड़ रहा। तो चीन आपकी डिप्लोमेसी कहीं कमज़ोर पाई गई, इस वजह से चीन आपको चारों ओर से घेरने में सक्षम हो पाया। उसने पाकिस्तान, उसने श्रीलंका, उसने नेपाल, वो तमाम कंट्रियों को जो है उससे रिलेशनशिप आपका बिगड़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आप उसकी जो रिंग फेंस की नीति है उसके आप गिरफ्त में चले जा रहे हैं। इसका मतलब आपकी कूटनीतिक विफलता मानी जा सकती है। आपको मैं आरोप लगा रहा हूं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? सर मैं कूटनीतिक विफलता नहीं देखता हूँ। ये क्या है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन हमेशा से हमारा एंशियंट रिलेशनशिप मतलब बहुत पुराना टाइम से हमारा नेपाल के साथ रिलेशन है। श्रीलंका के साथ भी हमारा कल्चरल टाई है और चाइना का तो ऐसा नहीं है कि कल्चरल टाई है। पीपल टू पीपल कनेक्ट इंडिया का अच्छा है कंट्री के बीच में। अच्छा, तो ये अभी इसमें गिरावट, नेपाल के साथ गिरावट के क्या कारण दिखाई पड़ते हैं? सर वहाँ पे 2 कारण मेन है नेपाल के साथ गिरावट के। एक तो चाइना ऑब्वियसली है, दूसरा है क्या वहाँ पे जो गवर्नमेंट है अभी वो कम्युनिस्ट पार्टी की है गवर्नमेंट जो कि मोस्टली चाइना को फेवर करना सोचती है, मतलब चाइना के फेवर में ही रहती है। लेकिन अभी रिसेंटली देखा गया है अभी जो विजयादशमी का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अभी ग्रीटिंग दी थी तो उसमें के अंदर पुराना ही नेपाल का मैप रिलीज किया था, साथ में ग्रीटिंग किया था। तो इससे दिख रहा है कि नेपाल अब धीरे धीरे इंडिया के साथ अब वैसा जो पुराना जो बीच में हो गया था प्रॉब्लम वैसा क्रिएट नहीं करने का, तो धीरे धीरे सिंप्लीफाई हो रहा है रिलेशन। ये मधेशियों का क्या प्रॉब्लम है? सर मधेसी मेनली जो तराई रीजन तराई एरिया में रहते हैं, हिमालय फुट हिल जिसको बोलते हैं,
वो क्या है, उनका अच्छा रिलेशनशिप है इंडिया में, खासकर बिहार एंड यूपी के जो भी लोग हैं ना, पीपल टू कनेक्ट, जिसको बोलते हैं बेटी रोटी संबंध, मैट्रिमोनियल जो भी रिलेशनशिप है उनके साथ इंडिया का, बिहार और यूपी के लोग जो उनका है वहाँ, तो उनका जो मेन है कि बिहार इंडिया से वो ज्यादा ही उनका लगा हुआ है मधेसी का। और उनका प्रॉब्लम वहां पे हो गया कि मधेसी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल के अंदर बनाया गया, उसके अंदर उनको बहुत ज्यादा जो सीट्स होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उनका कम कर दिया गया, जबकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मधेसियों का ही है नेपाल में। अच्छा, मुझे आप बताएं, अभी भारत की ऑलवेज जो वैदेशिक नीति रही है, ये गुट निरपेक्षता की नीति रही है। ऑलवेज वो हम किसी गुट में नहीं रहे हैं, हम अमेरिका के साथ भी रहे हैं, रूस के साथ भी रहे हैं, लेकिन इन दिनों एक ऐसा सिनारियो चेंज हो रहा है कि आपको दिखाई पड़ेगा कि आप अमेरिका की ओर ज़्यादा झुकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या ये कहें कि अमेरिका आपको गिरफ्त में लेता चला जा रहा है और हम लोग उधर जा रहे हैं। रूस के प्रति जो है वो धीरे धीरे रूस चीन की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसा आप भारतीय वैदेशिक नीति में चेंजेस क्यों आ रहा है? सर, हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो सीधा गिरफ्त में चला जा रहा है अमेरिका के। इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपना खुद बनाए रखते हुए वो अमेरिका के साथ डिफेंस कोऑपरेशन में आगे बढ़ रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली बेका भी इंडिया और अमेरिका के बीच में साइन हुआ, जिसके थ्रू जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस सभी शेयर किया जा सकता है इंडिया और यूएस के बीच में। और इंडिया सिर्फ उसके साथ ही नहीं, रसिया के साथ भी इंडिया का अच्छा रिलेशन है, उनके साथ भी मिलिट्री टाई है। और फिर इंडिया जो सिर्फ अमेरिका के साथ और भी दूसरे कंट्री जैसे हैं, इंडिया ब्रिक्स के अंदर है, एससीओ के अंदर है, फिर G20 के अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया अमेरिका के साथ ही काम कर रहा है। अच्छा, अभी अमेरिका जो है के साथ 2x2 वाला आपने बताया कि चल रहा, दोनों के बीच में अभी पैक्ट भी हुआ। डायलॉग तो डायलॉग्स जितने भी हुए हैं और जो भी पैक्ट हुए हैं, इसके केंद्र बिंदु में इंडिया का बाजार ही दिखता है अमेरिका को। अमेरिका ने बहुत सारे आपको आर्म्स दिया और आप बहुत खुश हो गए कि उन्होंने दिया, वो तो आपको बाजार की तरह देख रहा है। और चीन को काउंटर करने के लिए उसने ऐसा काम करा कि चीन को पर नियंत्रण, भारत के यहाँ पे बेस का इस्तेमाल मैं करूँगा, चीन के ऊपर नियंत्रण बिना भारत के सहयोग के नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं वो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है और आप खुश हो रहे हो कि अमेरिका मुझे तवज्जो ले रहा है, अमेरिका का आप आर्म्स खरीद रहे हो। तो भारत जैसे विकासशील देश जहाँ पे गरीबी की इतनी बड़ी मात्रा है और इस लॉकडाउन के पीरियड में तो और उजागर होकर के आया, ऐसे सिचुएशंस में आयुध का इतना ज़्यादा खरीदा जाना आप किस रूप में देखते हो? सर, डिफेंस रिलेटेड मैटर तो वो तो अपना थोड़ा बहुत इकोनॉमी का यूज करना ही पड़ेगा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए, क्योंकि हमारा अगर सॉवरेनिटी अगर सिक्योर नहीं हो सकता है तो फिर कंट्री ही नहीं रह पाएगा इंडिया एज ए कंट्री होल। तो इसके लिए तो हमें खरीदना ही पड़ेगा। और साथ में अब इंडिया ने जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर अब डिफेंस के अंदर भी अगर छोटे प्रोक्योरमेंट अब इंडिया के अंदर ही करेगी और प्राइवेट कंपनी को अब उनको बढ़ावा दिया जाएगा कि आप इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन करिए। और इसके लिए थोड़ा दिन पहले 101 कितने उत्पादों को उन्होंने कहा है कि अब आयात नहीं किए जाएंगे, अब यहाँ मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। 101 डिफेंस इक्विपमेंट पे एम्बार्गो लगाया गया था। चीन और अमेरिका के बीच में के विवाद बढ़ने के क्या कारण आप देखते हैं? तो चीन और अमेरिका के बीच में सबसे बड़ा तो है कि उनका आइडियोलॉजी का विवाद है। मेन है कि चाइना में कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट पार्टी है, वही सब चीज है, एक ही सिंगल पार्टी है। और अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी है और अमेरिका का मेन मोटो रहता है कहीं पे भी डेमोक्रेसी लेके आना उस कंट्री में। लेकिन चीन के साथ इतना सारे व्यापार, इतने ट्रेड होने के बाद भी उनका चेंज नहीं कर पाए। और अब देख रहे हैं अमेरिका की
वो मेरा खुद का कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में आ गया है और खुद ट्रेड के अंदर वो अमेरिका के भी ऊपर चला जाने वाला है थोड़ा दिन में। तो इसके लिए वो मेन कॉम्पिटिटर देख रहे हैं चाइना को, इसीलिए ट्रेड वार जो शुरू हुआ इसी का कारण था। और अब मिलिट्री सब रिलेशन भी धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहे हैं अमेरिका और यूएस और चाइना के बीच। भारत और चीन के बीच का ट्रेड देखें तो ये जो ट्रेड है वो एक तरफा ट्रेड ज़्यादा दिखाई पड़ता है। सर भारत और किसका? भारत और चीन के बीच में देखें यस। तो फेवरेबल चीन के प्रति ज़्यादा ही है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और पिछले दिनों अगर जी जिनपिंग आए थे साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, श्रीरंगपट्टनम में बैठक हुई थी। मलमल्लापुरम। हाँ जी, मलमल्लापुरम। हाँ ममल्लापुरम में। तो वहाँ पे जो बैठक हुई तो चीन ने बहुत सारा भारत के फेवर में ट्रेड के लिए किया। तो ऐसा चीन ने क्यों किया? इंडिया एक लार्ज मार्केट है, यहाँ पे कोई भी कंट्री जो अपना जो भी प्रॉफिट दिखता है यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट में, तो इसीलिए कोई भी कंट्री चाहेगा ज्यादा से ज्यादा इंडिया के साथ वो ट्रेड करे जिससे ज्यादा नहीं, से तो ज्यादा ये तो profit फेवरेबल है ही। यहाँ आए तो जी जिनपिंग ने आपको ज़्यादा आपके फेवर में ट्रेड करके गए, पैक्ट करके गए। तो ये वो यहाँ आकर के भारत को ज़्यादा देने के पीछे उनका क्या रीजन हो सकता है? सर इसमें तो एक हो सकता है कि जैसे कि रिसेंटली अभी इन्वेस्टमेंट सब पे बैन लगाया गया था। चाइना खासकर जो भी बाउंड्री कंट्रीज हैं इंडिया के साथ, जिसमें मेन था इसमें चाइना पे इंडिकेशन की वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। वो उनका था क्या, ज्यादा से ज्यादा कंपनी जो भी यहाँ पे फ्लरिश कर रहे हैं उनको खरीद के खुद का कंपनी बना लेना, ऐसा भी था। जो रिसेंटली एक फाइनेंस बिल में अभी फाइनेंस एक्ट के थ्रू चेंज करके लाए, फाइनेंस रूल के अंदर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चेंज किया गया था कि जो भी बाउंड्री कंट्री हैं उनको इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक रूट से नहीं कर सकते एफडीआई। अच्छा, मैं थोड़ी अपने देश की बात करूँगा। मुझे ये बताइए कि वर्तमान में हमारे यहाँ चुनाव भी हो रहा, तो हमारे विधानसभा के चुनाव में आप देखें तो हम विकास वाले मुद्दे से ऑलवेज भटकते रहे हैं और अंततः आकर के जाति और धर्म पर ही चले आते हैं। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में थोड़े कम दिखाई पड़ते हैं, उत्तर भारत में ये प्रवृत्ति ज़्यादा दिखाई पड़ती है। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? तब यहाँ का सोसाइटी का जो है माइंडसेट वैसा ही हो गया है कि मतलब जैसे लास्ट टाइम जब भी इलेक्शन होते हैं पहले तो आता है डेवलपमेंट की बात, यहाँ पे एजुकेशन का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इशू है, पॉवर्टी है। लेकिन जब बाद में कैंपेनिंग होने लगती है तो उसमें कास्ट पॉलिटिक्स आना शुरू हो जाती है। खासकर बिहार के अंदर बहुत ज्यादा रिलीजन पॉलिटिक्स से ज्यादा कास्ट पॉलिटिक्स है। तो इसके पीछे क्या कारण है? कारण क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सॉरी सर। अच्छा, कोई बात बताया नहीं। राष्ट्रीय दल को कोई बनने के बता सकते हैं कि आप उसके कौन कौन से मापदंड हैं? यस सर। सर राष्ट्रीय दल अगर बनना है तो वो लोकसभा इलेक्शन के अंदर 4%, सर एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या था परसेंटेज में था। अच्छा, और फिर 4 स्टेट के अंदर उनका जो है ना एमएलए होना चाहिए, ऐसा था। 2-3 क्राइटेरिया है इसके अंदर। अच्छा, आपने पॉलिटिक्स भी पढ़ा तो 1990 के दशक में आप देखेंगे, 85 के बाद से ही 90 के दशक में खासकर क्षेत्रीय दलों का बहुत प्रादुर्भाव होता और पूरे भारत में क्षेत्रीय दल बहुत प्रमुखता के साथ आ जाते। तो राष्ट्रीय दलों का अवसान और क्षेत्रीय दलों का उभरना, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? सर एक तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को देख सकते हैं, दूसरा मंडल कमीशन जब आया तो धीरे धीरे जो थे अदर बैकवर्ड क्लासेस उनका ग्रोथ होना शुरू हुआ, उनका डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ।
इसके बाद फिर मास लीडर सब आने लगे, फिर जेपी आंदोलन से जैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजनल पार्टीज आए। तो ये सब था रीजन जिसके कारण बहुत सारे रीजनल पार्टीज सब निकल के आए। आप देखेंगे कि इसी जो रैडिकल जो चीज़ें हैं वो बहुत उभर करके आई, नक्सलवाद बहुत प्रमुखता के साथ उभरा। तो ये नक्सलवाद के पनपने के क्या कारण आप देखते हैं बिहार में खासकर? सर मेन रीजन तो एक है पॉवर्टी है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, लिवलीहुड नहीं है, उनको कमाने खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इसके लिए वो देखते हैं सबसे इजी वे कि इधर हम चले गए तो इधर हमको पैसा मिलेगा, और फिर उतना उनको पता नहीं होता। एजुकेशन का भी कमी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, ये भी है। तो इसका मतलब है कि आप मानते हैं इस बात को कि तथाकथित जो सवर्ण वर्ग है उसमें गरीबी नहीं है? सर है, लेकिन मोस्टली जो है बहुत सारे ट्राइबल रीजन के लोग ही ज्यादातर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट उतना पहुंचा नहीं है। वो मेन अगर हम देखेंगे सिटी के अंदर तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। मेन जहाँ पे कनेक्टिविटी ज्यादा नहीं है, लोगों का इंटरेक्शन बाहर के लोगों से ज्यादा नहीं है, वहां पे ये प्रॉब्लम देखा जाता है। आपके पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर मेरा पहला पोस्ट डीएसपी है, दूसरा सर ये प्रोबेशन ऑफिसर है। तो आपने दूसरा प्रोबेशन ऑफिसर क्यों रखा है? आपने प्रशासनिक सेवा क्यों नहीं रखा? सर जब मैं फॉर्म भरा था तो उस समय 21 ईयर का था, तो इसके लिए मैं एलिजिबल नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर आप डीएसपी बनते हैं तो ये नक्सलवाद जैसी प्रवृत्तियों पर कैसे नियंत्रण स्थापित करेंगे? सर नक्सलिज्म को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पीपल का ट्रस्ट जो है सोसाइटी के अंदर, उसको बिल्ड करना पीपल के अंदर बीच में। और फिर जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है वो सब पीपल तक ग्राउंड लेवल पर तक जाने चाहिए। इसको इम्प्लीमेंट करना कि जो भी स्कीम जा रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे हो रहे हैं कि नहीं इम्प्लीमेंट, ये सब देख सकते हैं। इसके थ्रू कम किया जा सकता है। अच्छा, एक भोजपुर का संदेश प्रखंड है, नाम सुना है? सर भोजपुर तो है पता, आरा जिसका है, लेकिन ये संदेश प्रकरण नहीं पता है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये कभी नक्सलवाद से निपटने में ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ, और इस संदेश प्रखंड के जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको पूरे भारत में अपनाने की बात की जा रही। तो ये संदेश प्रखंड वाला क्या कुछ पता है आपको इस विषय में? सर इसके बारे में तो ज्यादा पता नहीं अच्छा, है। कोई बात नहीं। सर एक नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आया था समाधान, उसको नक्सलिज्म से ही रिलेटेड था कि वो नक्सलिज्म को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है इंडिया में। उसके अंदर था मेन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज दिया गया था कि कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, कनेक्टिविटी डेवलपमेंट करना, जिसके कारण कि जो रीजन डिस्पैरिटी में है दूसरे रीजन से, उनको एक लेवल पे लेके आना जिसके कारण कम हो सके। आज बिहार में प्रशासन के समक्ष लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मुख्य 3 कौन सी चुनौतियां हैं, आप उसको बताएं। सर एक तो है वीमेन सेफ्टी का, फिर है जो भी थ्रेट अभी रिसेंटली देखा गया मुंगेर के अंदर, कि वहां पे दुर्गा पूजा का विसर्जन के टाइम फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें कि कुछ लोग इंजर्ड हो गए और एक की डेथ हो गई। तो ये तो मेन दिखा कि लॉ एंड ऑर्डर का ही प्रॉब्लम वहां पे। ये तो इसको इफेक्टिव आरोप लगते करने के हैं, लिए ये आरोप लग रहे हैं पुलिस प्रशासन पर कि उसने गोली चलाई और एसपी को वहां से हटाया गया, डीएम साहब को भी हटाया गया। तो ये आपको क्या लगता है कि प्रशासनिक चूक हो गई? सर एक तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर था ही वहां पे, लेकिन इसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, जिसके बाद एक्चुअली पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे। अच्छा, आपने विश्लेषण किया इस पर, इस मुद्दे पर सोचा कि ऐसा क्यों हुआ होगा? सर जहां तक मुझे सोचने के बाद समझ में आ रहा है
कि वहां पे हो सकता है कि किसी लोकल, क्योंकि इलेक्शन के एक दिन पहले हुआ है, तो इसमें कुछ पॉलिटिक्स भी कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगा सर। अच्छा, ये इलेक्शन के समय में धर्म जो है ये भी बहुत भूमिका निभाता है। तो ये भारत में ये प्रवृत्ति ज़्यादा दिखाई पड़ती है या विश्व में इस प्रकार की प्रवृत्ति आपको ज़्यादा दिखाई पड़ती है? सब जगह ऐसी स्थिति? भारत हर जगह दिखती है, रिलीजन तो हर जगह इम्पोर्टेंट मैटर करता है। पीपल को इन्फ्लुएंस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है रिलीजन के थ्रू उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके। और इंडिया में रिलीजन के साथ कास्ट को भी कास्ट के थ्रू भी इन्फ्लुएंस किया जाता है वोटर्स को, तो ये तो सब जगह का है। अभी फ्रांस में भी कुछ ऐसा कुछ मामला आया? यस सर, फ्रांस में तो अभी जो अभी टेरर अटैक भी हुआ नीस एक शहर है फ्रांस का, वहां पे तो उसके अंदर हुआ क्या, वहां पे वहां के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने बोला कि हम अपने कंट्री से जो भी अन इस्लामिक ट्रेडिशन चल रहे हैं इस्लाम के अंदर, वो हम यहाँ से रिमूव करेंगे फ्रांस के अंदर से। जिसके कारण फिर एक वहाँ की कार्टून एजेंसी है चार्ली हेब्दो, उसने कुछ कंट्रोवर्शियल एक कार्टून पब्लिश की थी जो रिलेटेड थी प्रोफेट मोहम्मद से। इसके बाद फ्रांस के अंदर 2015 से ही, पहली बार जब 2015 के आसपास उन्होंने पब्लिश किया था, तभी से वहां पे चला आ रहा है, बार बार अटैक होते रहता है। मोस्टली जो भी इस्लाम को फॉलो करने वाले पीपुल हैं, मेनली एक लोन वुल्फ का कॉन्सेप्ट है, इसमें कि सिंगल आदमी ही 4-5 आदमी को मार देता है। वो इन्फ्लुएंस होते हैं, रेडिकलाइज होते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद वो अटैक कर देते हैं। सही है, आप कह रहे हैं। आजकल देखिए हमारे समाज में भी मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आप इसको एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में देखें तो कैसे आप इसका आकलन करते हैं? ये क्यों बढ़ रही है ये घटनाएं? मॉब लिंचिंग में मेन क्या होता है कि र्यूमर के कारण, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो र्यूमर है, फेक न्यूज है। इसके कारण कि लोग हो जाते हैं, मतलब उनको कुछ और ही पता चलता है। जैसे कि सबसे बड़ा एक रीजन है कि बीफ का कि र्यूमर फैलाना कि यहाँ पे ये बीफ लेके जा रहा था इसीलिए मार दिया गया। फिर रिसेंटली एक पालगढ़ में भी इंसिडेंट हुआ था मॉब लिंचिंग से रिलेटेड, कि वो मतलब थीप है ये बोल के उनको मार दिया गया, बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं था। तो ये क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था के विरुद्ध जो है हमारा विश्वास उठता जा रहा है, ये कारण दिखते हैं आप? क्या चीज फिर से एक बार रिपीट कीजिए। क्या न्यायिक व्यवस्था के ऊपर हमारा विश्वास जो है वो कम होता दिखाई पड़ रहा? जो त्वरित न्याय देने के लिए लोग अपने हाथ में अपने कानून ले रहे हैं। सर ऐसा नहीं है कि न्यायिक व्यवस्था से हमारा विश्वास उठते जा रहा है। अगर ऐसा होता तो इतने सारे केस, मतलब मेन एक प्रॉब्लम है कि ये कोर्ट के अंदर बहुत सारे अभी भी केस पेंडिंग है, अबाउट 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। तो ये इन दिनों ये प्रवृत्ति बढ़ने के पीछे क्या कारण देखते हैं आप? कोई राजनीतिक कारण है? यस सर, पॉलिटिकल रीजंस भी है थोड़े बहुत इसके अंदर। पीपुल को इन्फ्लुएंस किया जाता है पॉलिटिक्स के थ्रू, रिलीजन के थ्रू, कि ऐसा आप करो। कुछ लोग इन्फ्लुएंस होकर कर भी देते हैं। एज ए डीएसपी आप अपने अनुमंडल के क्षेत्र में इस पर नियंत्रण करने के लिए क्या कारगर उपाय करेंगे? तो सबसे पहले तो जैसे कि कुछ स्टेट ने अभी रिसेंट 1-2 ईयर के अंदर लॉ भी लेके आया है मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट। एक मणिपुर हो गया, फिर राजस्थान ने भी लेके आया था। तो एक ऐसा कुछ स्टेट के अंदर भी लॉ आना चाहिए, जैसे बिहार जैसे स्टेट के अंदर, जहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम होता ही है कभी कभी। तो और एज ए डीएसपी मैं भी जिस भी ये सब डिवीजन के अंदर रहूं, वहां पे मैं स्ट्रिक्ट लॉ को फॉलो करवाऊंगा कि कहीं पे ऐसा कुछ सिचुएशन अगर हुआ तो उसको डील करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उसके लिए पहले से मॉक ड्रिल टाइप का होना चाहिए कि ऐसा हम कर सकते हैं। मॉक ड्रिल के थ्रू अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, लोगों को फिर अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू की र्यूमर को आगे नहीं फैलाने के लिए, अगर
ऐसा कुछ होने लगा, र्यूमर भी फैल रहा है, तो वहां का अगर लास्ट ऑप्शन बचा तो इंटरनेट को बंद कराने के लिए उस रीजन में ऐसा कर सकते हैं। अभी चुनाव हो रहे हैं और आपने ओपिनियन पोल भी देखा होगा, और जिस दिन निर्वाचन समाप्त होगा उसके बाद एग्जिट पोल भी आप देखेंगे। ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में क्या अंतर है? सर, ओपिनियन पोल होता है प्री पोल, जो भी पोल होने के पहले क्या सिचुएशन है ग्राउंड लेवल पे, उनका एक कुछ सैंपल लिया जाता है लोगों का, कुछ कि किनको वोट देंगे, कि किस तरह का वोटिंग यहाँ पैटर्न है, और फिर कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स, ये सब सब देखते हुए ओपिनियन पोल लाया जाता है। और एग्जिट पोल जब फिनिश हो जाता है इलेक्शन का, जो भी होता है वेव, सब वेव फिनिश होने के बाद जो फाइनल, उसके बाद क्या ग्राउंड पे हुआ, कितना वोटिंग हुआ, किस तरह वोटिंग हुआ है, ये सब पता करके उसके बाद एग्जिट पोल बताया जाता है। भारत के में जो कुछ महत्वपूर्ण सेफोलॉजिस्ट हैं उसका नाम बता सकते हैं? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए कि अभी बहुत प्रमुखता के साथ जो है, अगर आप पेपर पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप देख रहे होंगे कि नीतीश जी के, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनके 15 साल, और लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी के राजद के 15 साल, तो 15 साल बनाम 15 साल को देखा जा रहा है। अगर आप एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में देखें तो आप किसके 15 साल को बेहतर मानते हैं? पिछले 15 साल के बारे में तो उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके अंदर जैसे कि पेपर के थ्रू और भी अदर के थ्रू पता चलता है कि करप्शन का बहुत ज्यादा प्रिविलेंस था इन द टर्म ऑफ लालू यादव एंड राबड़ी, एंड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी उस टाइम कुछ ज्यादा था, और डेवलपमेंट का लेवल जो था, हो रहा था डेवलपमेंट, लेकिन जो डेवलपमेंट का जल्दी जल्दी होना चाहिए डेवलपमेंट, वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब नीतीश कुमार आए तो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट वर्क किया वीमेन रिलेटेड। उन्होंने गर्ल्स स्टूडेंट को साइकिल देने का कोशिश किया, रोड कनेक्टिविटी डेवलप की, इलेक्ट्रिसिटी जो थे हर अभी 2018 या 19 तक में फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड हो गया, ऐसा न्यूज आया बिहार के अंदर, फुल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया हर घर बिजली योजना के। तो इस बार की विधानसभा के चुनाव के निर्धारक तत्व में प्रमुख 2-3 चीज का नाम बताया। सर, एक तो है कि नरेंद्र मोदी का इन्फ्लुएंस लोगों पे अभी भी है, पूरा हर स्टेट के अंदर है, बिहार में भी है उसी तरह। तो लेकिन दूसरा है कि एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के अगेंस्ट में, जो वो 15 साल से गवर्नमेंट के अंदर हैं। लोग को अब है एम्प्लॉयमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिहार के अंदर नहीं हो पा रहा है, इंडस्ट्री बिहार के अंदर नहीं आ पा रही है, ये सब प्रॉब्लम है बिहार के अंदर। उसको देखते हुए एंटी इनकम्बेंसी भी है नीतीश कुमार के अगेंस्ट। अगर लेकिन वीक अपोजिशन वीक है थोड़ा, ये प्रॉब्लम ये है जो इनके फेवर में वर्क करेगा। अगर बोर्ड ये जानना चाहे कि आप इस बार किसको वोट देंगे तो आप बोर्ड को बताना चाहेंगे? सॉरी सर, ये मेरा ओन डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि ऐसे भी सेक्रेट बैलेट होता है, तो मैं सेक्रेसी अपना रखना चाहूँ। चलिए, पेपर पढ़ते हैं? यस सर। कौन सा पेपर पढ़ते हैं? इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर कौन है? गोयंका टाइटल याद आ रहा है, लेकिन उनका याद नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। कल का आपने अखबार पढ़ा होगा, एडिटोरियल में कौन सी बातें छपी थी? सर, मेन तो एक फ्रांस से रिलेटेड बात थी, वो कि अभी क्या प्रॉब्लम चल रहा है, एक यूएस के साथ जो डिफेंस डील सब हो रहे हैं उनसे रिलेटेड की बात। अच्छा, चाइना जो है, चाइना का जो आपकी हॉबी क्या है? सर, मेरी हॉबी है एक तो क्रिकेट खेलना, और फिर एक वॉचिंग फिल्म्स। अच्छा, क्रिकेट खेलना आपकी हॉबी है। क्रिकेट में क्या आप बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, क्या करते हैं? ऑल अराउंडर। ऑलराउंडर हैं आप। चाइना मैन किसको कहते हैं?
अभी सर एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, अभी बहुत नकल बॉल की भी चर्चा रहती है, ये नकल बॉल क्या है? सॉरी सर, ध्यान नहीं है एग्जैक्टली ना। नकल बॉल करने में हमारे भुवनेश्वर कुमार जी बहुत अच्छा नकल बॉल करते हैं, ये नकल बॉल नहीं सुना आपने? ये सर सुना है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है कि कैसे होता है। अच्छा, ये हरभजन सिंह दूसरा गेंद बहुत फेंकते हैं, ये दूसरा क्या है? सॉरी सर, ये भी नहीं पता। अच्छा, अभी डकवर्ड लुइस बहुत चर्चा में रहता है, डीएलएस, यस, डीएलएस कहते हैं उसको, तो डीएलएस का पहले फुल फॉर्म बता दीजिए कौन? डकवर्ड लुइस सिस्टम। डकवर्ड लुइस, डकवर्ड लुइस सिस्टम सर। इसमें तीसरा नाम भी है, स्टर्न सिस्टम। जी। तो ये Thank you, इसमें sir. से एक व्यक्ति जो है वो पिछले दिनों उनकी मृत्यु हो गई। ये जो सिस्टम है ये है क्या? सर ये क्या सिस्टम है, इसके अंदर अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ गया मैच के ड्यूरेशन में, जैसे कि रेनफॉल होना शुरू हो गया या फिर बैड लाइट हो गया का सिचुएशन हो गया, और फिर इसके अंदर जैसे 20 ओवर और 50 ओवर के वाले जो भी मैच होते हैं, इनके इसी में लगते हैं ये जो लॉ है डकवर्ड लुइस के। और इसके अंदर होता है क्या, अगर 25 ओवर से ज्यादा हो गए वनडे में, तो अगर उसके सिचुएशन को देखते हुए कि कितना ओवर अभी रिड्यूस करना पड़ेगा ये रेनफॉल होने के कारण, तो उसको देखते हुए कि ओवरऑल रन को कम करना है कि ओवरऑल कितना ओवर कम किया जाए, ये सब होता है इसके अंदर। अच्छा, आप तो खेलते हो तो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व भी करते होंगे। चेपक स्टेडियम चले जाएं आप, मद्रास चेन्नई के, और अगर ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न के क्रिकेट ग्राउंड पे चले जाएं, एमसीसी ग्राउंड पे चले जाएं, दोनों के पिचेस में अंतर दिखाई पड़ता है। वहाँ फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा मिलता है, जबकि अगर चेन्नई में जाए तो आपको स्पिनर को बहुत ज़्यादा मिलता। तो आप ऐसा कैसे होता है, क्या कारण है इसके पीछे? सर एक तो अगर फास्ट बॉलिंग हो रहा है तो वहां पे ग्रास वाला थोड़ा पिच रहता है, वो हार्ड पिच रहता है, और यहाँ पे स्पिन बॉल जहाँ पे होता है वहां पे क्रैक करने लगता है थोड़ा पिच जो है, क्या टर्निंग पिच क्या रहता कारण, है। वही मैं जानता हूँ, क्रैक क्यों करता है? क्यूरेटर की वो क्या सब भूमिका होती है? ह्यूमिडिटी होती है ना सर, उसके कारण ये होता है कि ग्राउंड में कितनी ह्यूमिडिटी है अभी पिच के ऊपर। सॉइल का टेक्सचर कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा करता? यस सर, ये भी होता है, सॉइल का टेक्सचर भी होता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और दूसरी हॉबी आपकी फिल्म से रिलेटेड है, किस प्रकार की फिल्में देखना पसंद करते हैं? सर मैं क्राइम थ्रिलर देखना पसंद करता हूँ। क्राइम थ्रिलर फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्यों ऐसा कहा, क्या कारण है? उससे तो तनाव उत्पन्न हो जाता है। सर ऐसा नहीं है तनाव, मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है कि ऐसे भी हो सकता है कभी, ये समझ में आता है कि सोसाइटी में ऐसा भी कोई कर सकता है, इस टाइप से भी कुछ हो सकता है। लास्ट फिल्म कौन सी देखी आपने? सर मैंने लास्ट फिल्म तो एक मैंने रिसेंटली थोड़ा दिन पहले ही दृश्यम देखी थी। कौन सी फिल्म? दृश्यम, दृश्यम, इसमें अजय देवगन। अजय देवगन साहब की फिल्म देखी। दृश्यम का कथ्य क्या था? सर उसके अंदर था मतलब समरी वे में बताना है सर। सर उसके अंदर था क्या, एक कैसे अनएजुकेटेड पीपुल एक पुलिस को अपने मतलब क्राइम करके भी बच सकता है, ये था उसके अंदर। वो बहुत ज्यादा फिल्म वॉच करता था, उसके थ्रू उसने लैंग्वेज अंडरस्टैंड की, बहुत सारे लॉ क्या है इंडिया के अंदर वो उसको समझ में आ गया। उसने एक वर्ड यूज की थी, हैबियस कॉर्पस, वो फिल्म के अंदर। जब मैंने देखा था तो मुझे लगा हाँ हैबियस कॉर्पस यहाँ पे सुना मैंने। जिसमें कि वो था कि एक पुलिस ने बहुत दिन से पकड़ के रखा हुआ था एक पर्सन को, और उसको कोर्ट के अंदर नहीं ले जा रहे थे। तो इसने फिल्म देखा हुआ था, उसने हैबियस कॉर्पस सुना हुआ था, इसके थ्रू कोर्ट अगर कोई पुलिस अगर 24 आवर के अंदर नहीं लाते हैं तो
ये हैबियस कॉर्पस रीट जारी किया जा सकता है। अच्छा, आपने वो रीट की फिर बात देख के बहुत सारे आपने रीट की बात की, तो मैं दो और रीट का नाम आपके सामने रख रहा हूँ, प्रोविशन और सर्टेलरी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सब प्रोहिबिशन, सब ये हायर कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर रिलीज करते हैं कि कोई भी केस को अगर कि आपको ट्रांसफर करना है इधर से उधर, या फिर अपने मतलब आप इस पे कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते, इसके लिए होता है प्रोहिबिशन। और सर्टेलरी? इसका मतलब टू सर्टिफाई होता है, एग्जैक्टली सब ध्यान नहीं आ रहा है किसके होता है। अच्छा, एक सिविल सर्वेंट या लोक सेवक जो अधिकारी होता है, उसके विरुद्ध कौन कौन से रीट जारी किए जाते हैं? तब उसके अगेंस्ट मैंडेमस मैंडेमस। अच्छा, और? एंड वो वारंटो। अच्छा, ये क्यू वारंटो क्या होता है? सर मीन्स इसके अंदर होता है कि बाय व्हाट ऑथोरिटी यू हैव टेकन द चार्ज, मतलब मतलब आपका ऑथोरिटी क्या है, आपके पास ऑथोरिटी है कि नहीं ये काम करने के लिए। अंदर सर ये होता है। ये कुछ मुझे एक्सप्लेन करके बताइए कि ये मैं समझ नहीं पाया, अथॉरिटी क्या? सर बाय मतलब किस मतलब सर एग्जैक्टली मैंने थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, मैं आपका साक्षात्कार समाप्त करता हूँ मनीष, और मैं फीडबैक देता हूँ आपको।